प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन हमारे द्वारा पूर्व में पूर्ण किया गया। आज हम अगले शीर्षक स्त्री प्रत्यय से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। स्त्रीलिंग की विवक्षा में जो प्रत्यय होते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। पहले सूत्र पर देखिए, स्त्रियां प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में प्रत्यय होते हैं। स्त्रियां स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग की विवक्षा में प्रातिपदिक से परे अनेक प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रत्यय होते हैं देखिए आप। अगला सूत्र है इसका आपका अजाद्यतश टाप। तोड़ेंगे तो अजादि अतः टाप। तो अजादिगण से परे और अकारांत से परे टाप प्रत्यय होता है। शब्दशः अर्थ है इसका, लेकिन स्त्रियाम का अध्याहार करके पूरा अर्थ क्या बनेगा आपका। आजादिगण में पठित अज आदि तथा अकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, अजा, अज आपका शब्द हो गया, मूल प्रातिपदिक हो गया, प्लस टाप प्रत्यय लाया आप। किस सूत्र से लाए? अजाद्यतश टाप सूत्र से अजादिगण में पठित अज शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय प्राप्त हुआ। टाप में से आ बचा आपका। चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित चकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से दोनों का ही लोप हो जाएगा। तो अ बच गया आपका, आ बच गया। अब अज के अंत में अ है, सामने प्रत्यय में से बचा हुआ आ है, दोनों को मिलाइए। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण दोनों के स्थान पर यानी अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। बड़ा हो गया दोनों को मिलाकर, तो बन गया आपका अजा। अगली पंक्ति में पुनः ऐसा कैसे लिखेंगे अजा, और सामने लिख देंगे स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अगला उदाहरण है एडका। बिल्कुल ऐसे बनाना है, एडक प्लस टाप, सामने वही देंगे। अजादिगण में पठित एडक शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय प्राप्त हुआ। टाप में से आपका आशेष रहा। चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित चकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोपा से दोनों का आपने लोप कर दिया। अगली पंक्ति में एडक के अंत में विद्यमान अ और सामने आ दोनों को मिलाकर सवर्ण दीर्घ एकादेश कर दीजिए, तो बनेगा एडका। सामने लिख दीजिए आप, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। अब पुनः ऐसा कैसा लिखिए एडका, और उसके सामने दे दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अगला उदाहरण है आपका अश्वा। अश्व प्लस टाप प्रत्यय किया आपने। सूत्र वही है, अजाद्यतश टाप सूत्र से अजादिगण में पठित अश्व प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय प्राप्त हुआ। टाप में से आ बचा आपका, सामने दे देंगे आप अनुबंध लोप, या फिर चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित चकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोपा सूत्र से दोनों का लोप हो गया। अश्व के अंत में अ है, सामने आ है, दोनों को मिलाकर सवर्ण दीर्घ एकादेश कर दीजिए। अश्वा, सामने दे दीजिए सूत्र, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। पुनः ऐसा कैसा लिखिए, और उसके सामने लिख दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे आप। चटका, ये भी अजादिगण में पठित है। वत्सा, ये भी अजादिगण में पठित है। होडा, ये भी अजादिगण में पठित है आपका। और अकारांत का उदाहरण है आपका सर्वा। इसको देखिए, सर्व प्लस टाप प्रत्यय लाए। अब सामने ध्यान से अर्थ लिखिएगा आप। अजाद्यतश टाप सूत्र से अकारांत प्रातिपदिक सर्व से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय प्राप्त हुआ। टाप में से आ बचा आपका। चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित चकार की संज्ञा,
हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोपों से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। तो वो आपका सर्व प्लस आ। सर्व के अंत में अ है, सामने आ है, दोनों को मिलाकर सवर्ण दीर्घ का आदेश कर दीजिए। अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। पुनः ऐसा कैसा लिखिए, सर्वा और सामने दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है। अगला उदाहरण है आपका उगितश्च। ये क्या कहता है, उगितः च, उगिदंत प्रातिपदिक। उगिदंत प्रातिपदिक यानी जिसके अंत में उ, री और ली आया हो और उसकी संज्ञा करके आपने उसका लोप कर दिया हो। तो उगिदंत प्रातिपदिक से परे इस स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। ठीक है। देखिए उक में क्या कहते हैं, उक इत, जिसके अंत में उक हो और वो इत संज्ञक हो। तो उक में क्या आते हैं, अ ई उ ण री री क। तो उ री और री तीन आए हैं आपके। अब इसका उदाहरण देखिए, भवंती, बड़ा ई है ये, अगर छोटा ई कर देंगे तो वो तिगंत प्रकरण बन जाएगा आपका। तो भवंती कैसे बना है, मूल शब्द है भवत प्लस गीप प्रत्यय किया आपने। अब ये भवत कैसा है, देखिए इसकी व्युत्पत्ति क्या है, भू धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके भवत शब्द बनता है। तो भवत आपका उगिदंत कैसे हुआ, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय था अंत में, क्षत्रिय में से अ बचा जो आपने लगाया, अत बचा जो आपने लगाया है यहाँ पर। तो क्षत्रिय में जो अंतिम री था, ऋषि वाला री था, उसकी संज्ञा और रूप किया है आपने, और अत जोड़ा था आपने भू में, तो आपका बन गया भवत। तो ये कैसा हो गया, उगिदंत हो गया आपका। तो भवत से परे गीप प्रत्यय लाए, सामने आप सूत्र दे देंगे, उगितश्च सूत्र से उगिदंत प्रातिपदिक भवत से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय प्राप्त हुआ। गीप में से ई बचा आपका, सामने आपने दे दिया, किससे की आपने, लशक व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हरंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। तो भवत प्लस ई बचा आपका। अब नुम का आगम करिए, तो नुम का आगम अंतिम स्वर के बाद में होता है। तो अंतिम स्वर भवत में क्या है, व में विद्यमान अ, तो अ के बाद कर दीजिए नुम का आगम, तो भव नुम हो गया आपका, और त बाद में लिखा जाएगा आपका, प्लस ई है ये आपका प्रत्यय में से बचा हुआ, यहाँ आप दे देंगे। शप श्योन्योर नित्यम सूत्र से आपने क्या करा, नुम का आगम यहाँ पर कर दिया। नुम में से न हलंत बचा, तो भव न हलंत तहलंत प्लस ई के सूत्र से करते हैं आप। हलंत्यम सूत्र से अंतिम मकार की संज्ञा, उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र से उकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप कर दिया। तो भव नहलंत तहलंत प्लस ई हो गया। अच्छा, ये प्रश्न उठेगा आपने कि भवत में आपने भव के बाद में नुम का आगम किया है, त बाद में लिखा है, तो इसका कारण क्या है। जैसे अचो अंत्य आदि टी सूत्र से आप क्या करते थे कि टित का आगम आदि में, कित का आगम अंत में होता है, वैसे एक सूत्र हमारा मितचो अंत्यात परह, मिदचो अंत्यात परह, जो मित का आगम होता है वह अंतिम स्वर के बाद में होता है। तो भवत में अंतिम स्वर क्या है, वकार में विद्यमान अ, तो उससे परे आपने नुम का आगम कर दिया। अब आगे आइए, मिलाइए इसको, भवन भ व आधा न है, रहने दीजिए, त भी आधा है, उसमें ई मिल गया, भवंती, इसके सामने कुछ नहीं लगेंगे क्योंकि आप केवल मिला रहे हैं। अगली पंक्ति में आप वापस लिखिए भवंती और उसके सामने लिख दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। तो बन गया आपका भवंती। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि भवंती में ई बड़ा है क्योंकि गीप प्रत्यय लाए हैं, और जो भवंती छोटा कर देंगे वो तिगंत बन जाएगा, जहाँ भू से परे तिप प्रत्यय लाए थे। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, कल हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। इसको आप अच्छी तरह कंठस्थ करिएगा और जो असाइनमेंट दिया जाए उसको भरिएगा, पूरा करिएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा।